Hello students, welcome to our channel UGT Academics for English. I am Labdhi Bhatia to solve your doubts for English Gala Paper 4 का सेक्शन डी। ये सेक्शन आपका पूरा राइटिंग का रहता है और अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पोएट्री वाला रहता है, जिसमें आपकी मार्क्स कट होने के चांसेस सिर्फ राइटिंग में रहते हैं, अनसीन वाले पार्ट में बिल्कुल भी नहीं रहते। लेट्स सी कौन सी क्वेश्चंस हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये पैसेज जो है आप रीड कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा बीवर्स के ऊपर है। बीवर जो एक क्रिएचर होते हैं जो अपना हाउस किस तरह से बनाते हैं उसके ऊपर है, उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज के ऊपर ये पूरा है। द बीवर हैड मेड अ डैम अबाउट 100 yards लॉन्ग एंड इट हैड फॉर्म्ड आउट ऑफ द क्विकली फ्लोइंग स्ट्रीम वाइड स्ट्रेच ऑफ वाटर अबाउट 12 feet deep. The dam was so firm and broad that it was easy for me to walk along it. जो राइटर है वो बता रहे हैं कि बीवर्स ने कितना अच्छी तरीके से वो डैम जो है पूरा बिल्ड किया था, और बाद में वो हमको बता रहे हैं इन द लेट ऑटम बिफोर लैंड एंड वाटर आर कवर्ड विथ स्नो एंड आइस द बीवर हैज टू मेक इट्स ड्वेलिंग फ्रोस्ट प्रूफ। फ्रोस्ट प्रूफ का मतलब होता है आइस प्रूफ या स्नो प्रूफ, कि जब स्नोफॉल होती है या फिर स्नो जो है वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है तो उससे उनका जो घर है वो बचा रहे। ड्वेलिंग मतलब उनका घर होता है, उनका रेसिडेंस होता है। It collects young trees and gnaws the stems in a double cone until the tree falls. It collects young trees and gnaws until the tree falls. वो बोल रहे जब तक ट्री गिर नहीं जाता तब तक वो उसमें नोकिंग करते रहते हैं, और बाद में वो बता रहे then the long stems gnawed into small sections, the thin twigs bitten off and the logs are dragged to the dwelling. फिर वो उन सब लकड़ी के टुकड़ों को, ट्रीज के पार्ट्स को ले करके जाते हैं अपने घर तक में। There the timber is piled. टिम्बर एक वुड का टाइप है, पाइल्ड मतलब उसके पहाड़ बना देते हैं। ऑन द कैसल समटाइम्स टू अ हाइट ऑफ 10 or a dozen feet. 10 or a dozen feet मतलब 10 to 12 feet जितना ऊंचा उनका वो प्लेटफॉर्म बना देते हैं ताकि हीट मिलती रहे उनको विंटर में। मड इज ब्रॉट अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक एंड पैक्ड बिटवीन द लॉग्स विद द एनिमल्स क्लेवर फोरपॉ। उनके क्लेवर फोरपॉज यूज करके वो जो है मड को एकदम अच्छी तरह से पैक कर देते हैं, जहां भी लॉग्स के बीच में एयर जाने की स्पेस रहती है वहां पे। द ओनली एक्सेस टू द ड्वेलिंग इज अंडर द वाटर एंड इवन द फॉरेस्ट वुल्व्स आर अनेबल टू पुल द फर्म बिल्डिंग अपार्ट। फॉरेस्ट के जो वुल्व्स होते हैं वो भी उतनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग को नहीं तोड़ सकते, इतना स्ट्रॉन्ग उनका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रहता है बीवर्स का। और बोल रहे हैं कि सिर्फ अंडर दी वाटर, लेक के पास से, लेक के अंदर से ही सिर्फ उसका एंट्रेंस रहता है, बाहर से कोई भी उसको नहीं तोड़ सकता। ऑन लैंड इट मूव स्लोली एंड ऑकवर्डली। बीवर्स जो होते हैं वो लैंड पे ऑकवर्डली मूव करते हैं, इसलिए इट इज़ वाइटल, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द बीवर टू हैव वाटर। उनके लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इन विच इट कैन स्विम एंड वेयर नेचर हैज़ नॉट प्रोवाइडेड दिस कंडीशन फॉर इट, इट क्रिएट्स फॉर देमसेल्व्स। वो अपने लिए बना लेते हैं, जब जब नेचर उनको ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करता तब तक वो खुद बना लेते हैं। द क्वेश्चंस आर, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एविडेंस इन द पैसेज सजेस्ट दैट बीवर्स बिल्ड फेयरली स्ट्रॉन्ग डैम। आपको पहले ही बता दिया है कि बीवर्स जो है वो डैम कितनी अच्छी तरीके से बताते हैं। आपका आंसर यहाँ पे रहेगा कि वो कितने मेजरमेंट्स का और किस तरह से डैम जो है वो बनाते हैं रिवर्स के ऊपर और लेक्स के ऊपर। आप लिखेंगे द वे द राइटर हैज़ डिस्क्राइब। हमको तो राइटर ने ही बताया कि जब वो वॉक कर रहे थे तो उनको फील हो रहा था कि काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग डैम है। द फर्मनेस अलॉन्ग विद द हाइट विथ ऑफ द डैम बिल्ट बाय द बीवर्स इज द एविडेंस। जिस तरह से राइटर ने उस चीज़ को डिस्क्राइब किया है, जिस तरह से उनने हाइट, विड्थ और फर्मनेस बीवर्स के बनाए हुए डैम की बताई है, उस वही हमारे लिए सबसे बड़ा एविडेंस है दैट बीवर्स बिल्ड फेयरली स्ट्रॉन्ग डैम्स। सिंपल एक लाइन में हमारा आंसर हमको मिल जाता है। हाउ डज अ बीवर इंश्योर दैट इट्स कैसल इज वेल वेंटिलेटेड। किस तरह से हमको पता चलता है कि बीवर के हाउस को यहाँ पर कैसल बोल रहे हैं। यहाँ पे हमको कैसे पता चलता है कि बीवर पक्का एकदम खुद से श्योरिटी दिलवाता है कि कैसल जो है उसका वेल वेंटिलेटेड है। वेल वेंटिलेटेड मतलब प्रॉपर एयर आ जा रही है, एयर सर्कुलेशन अच्छा है उसमें। According to the writer, a beaver ensure that its castle is well ventilated by putting the upper logs loosely together for the air to enter its interior. यहाँ पे हमको बताया है कि वो इस तरह से अपना ड्वेलिंग बिल्ड करते हैं कि एयर जो है उसमें पास हो सके, वेंटिलेशन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज अ बीवर फेल अ ट्री। अ बीवर कलेक्ट्स यंग ट्रीज एंड नॉज द ट्रंक और स्टेम्स इन अ डबल कोन टू मेक इट फॉल। आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो डबल कोन में, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि वो डबल कोन में कोई भी ट्री को कट करते हैं ताकि जो ट्री है वो पूरी तरह से फॉल हो जाए, गिर जाए। डबल कोन
एक उनका कोण ऐसा रहता है, एक उनका कोण ऐसा रहता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जब वो पूरा उनका डिफरेंस बन जाता है तो जो ट्री होता है वो यहाँ से गिरने की कोशिश करता है, यहाँ पे जाके वो अपना ये डबल कोन फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से अपर पार्ट जो है ट्री का वो पूरी तरह से नीचे गिर जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू बीवर्स बिल्ड डैम्स। अब बीवर्स डैम ही क्यों बनाते हैं, ये हमारा नेक्स्ट सवाल है। बीवर्स बिल्ड डैम्स एज वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। उनके लिए वाटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी हमने देखा कि विंटर्स में जब वो ऊपर से पूरा अपना ड्वेलिंग, अपना घर जो है कैसल उनका पूरा कवर कर लेते, तब वो एंट्रेंस और एग्जिट अपने घर की अंडर वाटर रखते ताकि उनको अच्छा रहे, वेयर दे कैन स्विम। Therefore, when nature has not provided this condition for them, they created themselves. लास्ट लाइन हमारे पैसेज की थी कि जब नेचर उनको ये डैम प्रोवाइड नहीं करता है तो उनमें इतनी कैपेबिलिटीज है कि वो खुद अपने लिए डैम्स क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी पोयम है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि पोयम जो है वो पैसेज से ज़्यादा इजी हो जाती है, कभी कभी ऐसा रहता है पैसेज ज़्यादा इजी होते हैं। ये वाले पेपर में आपका पैसेज थोड़ा सा बेटर है, इजी है, लेकिन आपको पोयम भी पहले ही रीड कर लेनी है। क्या पता पोयम कभी कभी ज़्यादा इजी हो तो आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप एक बार पूरा सॉल्व करके कट करेंगे तो वो आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। Lightly, oh lightly we bear her along, she sways like a flower in wind of our song, she skims like a bird on the foam of a stream, she floats like a laugh from the lips of a dream। यहाँ पे हमको बता रहे हैं एक ब्राइड के लिए जो गाना गाया जा रहा है, वो ब्राइड जो अब अपने घर से अपने हस्बैंड के घर पे जा रही है। लाइटली ओ लाइटली वी बेयर हर अलॉन्ग, जो गाना गा रहे हैं, जो सिंगर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि हम बहुत लाइटली ब्राइड को उठा करके ले जा रहे हैं, उसको बेयर कर रहे हैं। शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन विंड ऑफ आवर सॉन्ग, हमारी सॉन्ग में वो फ्लावर जैसे स्विंग करते हैं किसी भी पार्क में या फिर अपने फील्ड में, उस तरह से वो स्वे कर रही है। शी स्किम्स लाइक अ बर्ड, स्किम का मतलब क्या होता है, स्किमिंग द मिल्क, जो आपकी एक कहावत भी है। स्किम लाइक अ बर्ड ऑन दी फोम ऑफ अ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब जब ओशन में वेव्स आते हैं उसके ऊपर फोम जब फॉर्म होने लगता है, उस पर जैसे बर्ड्स स्किम करते हैं, उसके एकदम ऊपर से तेज तीर की तरह जाते हैं, वैसे वो बोल रहे हैं कि ब्राइड जो है वो उस तरह से हमारे साथ रह रही है। शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, ड्रीम के लिप्स में जैसे हंसी होती है उस तरह से ब्राइड जो है वो हमारे साथ रह रही है। गेली ओ गेली, गेली मीन्स हैप्पीली, गेली ओ गेली वी ग्लाइड एज वी सिंग, हम जैसे गाना गा रहे हैं हम उतने खुश हो रहे हैं। वी बेयर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन द स्ट्रिंग, जिस तरह किसी धागे में मोती को पिरोने में जितनी सेंसिटिविटी होती है उतनी सेंसिटिविटी से ब्राइड के लिए बोल रहे हैं। सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी बेयर हर अलॉन्ग, सॉफ्टली हम उनको बेयर कर रहे हैं। शी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ अवर सॉन्ग, शी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड, शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ अ ब्राइड। Lightly or lightly we glide as we sing, we bear her along like a pearl on the string। लास्ट स्टैंजा में आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से ब्राइड जो है वो खुश भी होती है, दुखी भी होती है अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए, एक न्यू फैमिली में जाने के लिए, और उसी के बाद उसकी न्यू लाइफ स्टार्ट होती है जिसमें उसको जितनी अच्छी बात है उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ें भी मिलती हैं, एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। What is this song about that the palanquin bearer are singing? कौन गा रहा है गाना? palanquin bearers गा रहे हैं। The song that the palanquin bearers are singing is about the married life of a girl। कोई भी गर्ल जब ब्राइड बनती है तो जो सोफिस्टिकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस वो फेस करती है, वन मतलब जो भी ब्राइड है वो जब फेस करती है, इट इज़ अबाउट द ब्राइड हु इज़ टेकन फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस टू हर हस्बैंड्स हाउस। ये गाना किसके लिए है? वो ब्राइड के लिए, वो गर्ल के लिए जो अपने घर से, अपने पेरेंट्स के घर से हस्बैंड के घर पे ले जाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू द palanquin bearers कैरी द ब्राइड लाइटली? palanquin bearers जो है वो लाइटली क्यों उठा रहे हैं ब्राइड को? बिकॉज सो दैट her sophistication and delicacy, a bride is always delicate, delicacy is not disturbed, her marriage life does not become a tiresome burden for her। वो इसीलिए delicately और lightly उसको bear कर रहे हैं ताकि उन पर कोई over stress burden ना हो, in-laws की वजह से, अपनी family की वजह से कोई भी burden उनको new marriage की वजह से ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कंपैरिजन शी स्वेज लाइक अ फ्लावर। उनको बोल रहे हैं यहाँ पे सिमिली में शी स्वेज लाइक अ फ्लावर, क्यों बोल रहे हैं? द पोएट हैज यूज्ड दिस फ्रेज टू कंपेयर द ब्राइड्स ब्यूटी एंड डेलिकेसी विथ दैट ऑफ अ फ्लावर। दैट मतलब ब्यूटी एंड डेलिकेसी ऑफ अ फ्लावर दैट स्वेज इन एयर। जिस तरह एयर में फ्लावर स्वे करता है उसी तरह ब्यूटीफुली डेलिकेटली ब्राइड भी वहाँ पे स्वे कर रही थी। हाउ डू द palanquin bearers मेक देयर टास्क
जॉयफुल। उनको मज़ा कैसे आ रहा है जब वो बोलते हैं गेली ओ गेली वी बेयर हर अलॉन्ग, वो बोल रहे हैं मेकिंग देयर टास्क जॉयफुल बाय सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर द ब्यूटी ऑफ ब्राइड बाय कंपेयरिंग हर विद द नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। कंपेयरिंग हर विद द नेचुरल एलिमेंट्स कैसे बोलेंगे, पर्ल ऑन द स्ट्रिंग बोला है, फ्लावर बोला है, लिप्स ऑफ अ ड्रीम बोला है, एंड केयरिंग हर विद केयर लाइक अ पर्ल ऑन द स्ट्रिंग। हम एक एग्जाम्पल इसमें से यहाँ पे लेके बताएंगे। यहाँ पे आपके खत्म होते हैं 4 मार्क्स, जो आप पैसेज या पोइट्री कोई भी एक जो आपको ज़्यादा इजी लग रहा है वो चूज करके आंसर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ऑप्शन में रहता है 4 मार्क्स का, डायलॉग और डायरी के बीच में। फर्स्ट इज डायरी राइटिंग। योर स्कूल हेल्ड अ साइंस एग्जीबिशन, प्रिपेयर अ डायरी ऑफ इट। योर स्कूल हैज़ अ साइंस एग्जीबिशन, एक साइंस एग्जीबिशन आपकी स्कूल में हुआ था या आपकी स्कूल ने पार्ट लिया था उसमें, उसके ऊपर आपको बनाना है। अब हमेशा याद रखिएगा डायरी में सबसे पहले डेट, डे, टाइम ये सब लिखना रहता है आपको। डायरी राइटिंग का यही फॉर्मेट सबसे बेटर रहता है कि आप जो है आप सिर्फ अपने बारे में बात ना करें, और साइंस एग्जीबिशन अगर आपका टॉपिक है तो आपको ये नहीं बताना है कि वहाँ क्या क्या हुआ, कितने बजे स्टार्ट हुआ, वो आप बता रहे ठीक है, लेकिन फिर कौन से बच्चे ने क्या परफॉर्मेंस दी थी या किस तरह से प्रेजेंटेशन दिया था वो आपको नहीं बताना है। आपको सबका प्रेजेंटेशन देख के क्या लेसन मिला या फिर आपने क्या देखा, आप किस तरह से एंथुजियास्टिक फील करे थे, आपको सिर्फ वही लिखना है। ये आपकी डायरी है। March 1st 2025 डे जो भी है उस दिन का वो आपको लिखना है, और हमेशा याद रखिएगा कि टाइमिंग जो है आपका रात का रहे। डियर डायरी, आई अपोलोजाइज टू राइट आफ्टर 2 days बट आई वॉज बिजी इन दी अरेंजमेंट्स। आप इस तरह से भी कभी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ट्रिप पे गए हैं 1 week के लिए और आप आने के बाद उसके बारे में लिख रहे हैं, तो आप तब भी लिख सकते हैं कि सॉरी फॉर नॉट राइटिंग फ्रॉम लास्ट 7 days। तो उस तरह से आप कुछ अलग हिंट या फिल्टर्स डाल सकते हैं। As I had mentioned that the school was arranging a science exhibition, इससे पता चलता है कि कुछ दिन पहले जब आपने लास्ट डायरी लिखी थी तब आपने मेंशन किया था कि अब आप साइंस एग्जीबिशन के अरेंजमेंट्स में बिजी हो जाएंगे, तो आप डायरी नहीं लिख पाएंगे। All the students of my batch were engaged मतलब busy in the projects to exhibit and the innovative theme to decor the school. It was conducted for a 3-hour period and all the students of school and their parents were invited. I took mom and dad too. अब आपको ये नहीं बोलना है आई टुक माई सिस्टर, माई मदर, डायरी है आपकी, आपको इनफॉर्मल रहना है। माई मॉम एंड डैड टू, दे वर डिलाइटेड बाय माई क्लासमेट्स प्रोजेक्ट। क्लासमेट के प्रोजेक्ट से वो लोग काफ़ी खुश हो गए थे क्योंकि वो जानते थे वो मेरा फ्रेंड है। आई वॉज प्राउड ऑफ देम टू। आई वॉज सो स्टन्ड बाय वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स वेयर माई सीनियर्स हैड अरेंज्ड अ प्रोजेक्ट कंटेनिंग अ ह्यूज शिप। एक ह्यूज शिप का था, वो देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इट वॉज अ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रोजेक्ट बट इट वर्क प्रिटी वेल। उनने वेस्ट मटेरियल्स यूज़ करके बनाया था लेकिन वो बहुत अच्छा था, वो देख के मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। द वे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ वर्कड अपॉन द होल मैनकाइंड इज़ फैसिनेटिंग टू ऑब्जर्व। दैट वॉज ऑल फॉर माई टुडेज गॉसिप विथ यू एंड इट इज़ टाइम फॉर बेड नाउ। आई एम रियली टायर्ड टुडे विथ लव। अब कभी ऐसा आता है कि आप इमोशनल हैं, आप सैड हैं, तो आप यहाँ पे विथ पेन या विथ इमोशनल फेज, ओवरवेलमिंग फ्रॉम माई हार्ट, इस तरह से भी आप आपके रिमार्क्स जो हैं वो डाल सकते हैं। इसके ऑप्शन में आपको आता है डायलॉग। डायलॉग जितने भी पीपल आप अपने डायलॉग में ऐड कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जितनी वेटेज का वो क्वेश्चन है आपको हर एक इंसान को उतने डायलॉग्स देने पड़ेंगे। और डायलॉग राइटिंग का कोई खास फॉर्मेट नहीं होता है, बस हर एक कैरेक्टर जो है वो अपना डायलॉग बोलता होना चाहिए और आपको एक ही डायलॉग वेस्ट नहीं कर देना है। कोई भी डायलॉग आपको वेस्ट नहीं करना है। हेलो, फिर वो रिप्लाई में हेलो बोलेंगे, गुड बाय, सी यू देन, ये सब। फिर किसी ने कोई डायलॉग बोला तो आप बाद में रिप्लाई करेंगे ओके, ये सब आपको नहीं करना है डायलॉग में। डायलॉग पूरे सही, अगर आप हेलो बोल भी रहे हैं तो उसी में आपका फर्स्ट क्लॉज जो है वो डाल दीजिए। राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड ऑन योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको बात करनी है अपने फ्रेंड से। लिसन, आई कैन नॉट कंसंट्रेट अबाउट दिस होल टॉपिक, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विथ इट। क्या तुम मुझे हेल्प करोगे। हर फ्रेंड्स अपने एक दूसरे से बात करते हैं लास्ट मिनट पे जब वो टीचर्स को कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। यस श्योर, आई हैड अ स्ट्रैटेजी, आई हैड अ प्लान। आप अपनी तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। टू प्रिपेयर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स अर्लियर व्हेन आई हैड सफिशिएंट टाइम एंड नाउ आई हैव बीन रिवाइजिंग देम एंड फिनिश द रेस्ट ऑफ द सिलेबस टू गो थ्रू वंस। वो बता रहे हैं कि किस तरह उनने अपना सिलेबस कंप्लीट किया। बाद में वो बोलेंगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट एग्जाम से मैं भी ये चीज़ करूँगा, लेकिन अभी तो टाइम नहीं है, अभी मुझे डाउट्स हो रहे हैं। फिर फ्रेंड बोलते हैं कि तुमने कोई और पब्लिकेशन से या बुक्स से, कोई डाइजेस्ट से या फिर गाइड से आपने हेल्प लेने की कोशिश की है। आई कैन नॉट चूज विच इज़ बेटर। मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं कौन सी वाली बेटर है, कौन सी वाली पढ़ूँ, मेरे पास दोनों या तीनों हैं।
आई फाइंड इट मोर कॉम्प्लिकेटिंग एज ऑल ऑफ देम यूज डिफरेंट वोकेबुलरी। सबके सब जो डाइजेस्ट होती हैं उनमें अलग अलग वोकेबुलरी, अलग अलग वर्ड्स होते हैं, इसलिए डाइजेस्ट तो मैं प्रेफर ही नहीं करता हूँ। जो फर्स्ट फ्रेंड था जिसको डाउट हो रहा था वो बोल रहा है कि मैं कभी भी डाइजेस्ट में से पढ़ाई नहीं करता हूँ। आई प्रेफर इन मेकिंग नोट्स फ्रॉम आवर मेन टेक्स्ट बुक ओनली, इट ऑलवेज हेल्प्स मी, कि ये चीज़ मुझे हमेशा हेल्प करती है। लास्ट में आपको बोल रहे हैं ऑल राइट फॉर योर डाउट्स आई विल सजेस्ट यू टू रेफर द नोट्स ऑफ मिस जेनी एज इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मिस जेनी के नोट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, इसलिए वो ये बोल रहे हैं। लास्टली ही सेज हाउ कम आई डिडंट थॉट ऑफ दैट, कि हाँ मैंने कैसे नहीं सोचा, मिस जेनी तो हमको स्कूल में भी बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, थैंक यू सो मच। एंड देन दे विश ईच अदर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक बोल देते हैं वो एक दूसरे को। लास्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें 3 ऑप्शंस रहते हैं आपको, एडवर्टीजमेंट, नोटिस और पोस्टर। एडवर्टीजमेंट और पोस्टर में आपको पेंसिल से एक बॉक्स बनाना रहता है, और क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम्स हैं तो सिर्फ बॉल, ब्लू पेन एंड पेंसिल, और ड्राइंग के लिए आपको जो भी स्केल या राउंडर्स यूज़ करने हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई कलरिंग पेन यूज़ नहीं करनी है। पोस्टर मोस्टली आपको ऐसे कोई भी कंपनी का रहता है जिसमें आप कोई चीज़ बता रहे हैं, या फिर स्कूल का पोस्टर्स होते हैं जो आप सॉफ्ट बोर्ड्स पे लगाते हैं, जैसे योगा हो गया, या फिर आप अपनी स्कूल की स्पोर्ट्स टीम के बारे में कुछ बता रहे हैं, योगा कैसे अच्छा होता है, डांसेस, स्विमिंग, एवरीथिंग, मेडिटेशन हाउ इट इज़ गुड, ये सब बता रहे हैं, उसके ऊपर पोस्टर्स होते हैं। और एडवर्टीजमेंट जो होते हैं कहीं पे प्रिंट करने के लिए या पैम्फलेट्स के लिए होते हैं, उसमें आपको नंबर वगैरह या फिर आपकी कंपनी कौन सी सिटी में है ये डिटेल्स भी देनी पड़ती है। नेक्स्ट आपको पूछ रहे हैं, ऑप्शन में आपका नोटिस रहता है, वो मैंने यहाँ पे वीडियो में बताया, यू आर माधव एंड माधवी। अब जब आपको ऑर्गेनाइजेशन का और आपका नाम बता दिया गया होता है तो लास्ट में आपको वही लिखना है। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ द ऑक्सफोर्ड स्कूल वाराणसी। तो आपकी स्कूल का नाम आपको पहले से पता है, आपका नाम आपको पहले से पता है, आपकी पोस्ट भी आपको पहले से पता है, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। Your school is organizing an inter-house debate competition. Write a notice informing the class leaders of class 9th to 12th to participate in a meeting to discuss and finalize the rules of competition. आपको competition के rules discuss करने हैं debate competition के, और बाद में competition रखनी है तो आप अपने team leaders को बुलाना चाहते हैं। यहाँ पे नोटिस के बाद एक लाइन लीव करनी है, डेट लिख के एक लाइन लीव करके आपको फिर टाइटल लिखना है। बाद में आपको कोई डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड सर नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट अपना पैसेज शुरू करना है। द स्किल डिबेट टीम इज चैलेंज फॉर दिस न्यू अपकमिंग अपॉर्चुनिटी of an inter-house debate competition held in the school. The class leaders of standard 9 to 12 are requested to join the meeting according to the given schedule to discuss the rules and finalize them to commence the selection. Respected students are requested to inform their parents about the timings on the scheduled day and come up with the appreciative ideas for the competition. आपको अप्रिशिएटिव आइडियाज़ लेकर आना है। आप ये सब बातें लिख सकते हैं कि आपके अपने भी कोई आइडियाज़ हों, टीचर्स के साथ भी मीटिंग करनी है, और बाद में आपको लिखना रहता है डेट, टाइम और वेन्यू। वो खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर तो एक्स्ट्रा आवर्स की कोई बात हो रही है तो आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सके, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेक्शन। 12 मार्क्स है, आप बहुत ईजीली स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और सब में आपको ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। All the best for your boards.